सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अच्छा, सॉरी, एक्चुअली वो म्यूट था। आई एम सो सॉरी, मुझे आप बता देते। जी। जी, मैं जी ये सर। बता रहा था कि जो आपके पास श्रोडिंगर थे, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने 1926 में, ये ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, मैथमेटिकल रिलेशन बताया था बिटवीन वेव एंड पार्टिकल, डुअलिटी थ्योरी की, किस तरह से वो वेव और पार्टिकल एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। अच्छा, इन्होंने एटॉमिक मॉडल को डिफाइन करते हुए एक चीज का कॉन्सेप्ट दिया जो आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी और वो वर्ड भी सुना होगा, जिस वर्ड का नाम है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब बोहर ने डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स की अब तक। रदरफोर्ड ने भी शेल्स रखी, लेकिन उसने कहा कि वो घूमते 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 अल्टीमेटली वो फॉल कर जाएगा। इसने क्वांटाइज का कॉन्सेप्ट दिया था, जो बोहर था। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि क्वांटाइज्ड एनर्जी। मैंने आपको याद हो लास्ट लेक्चर में बताया था कि फर्ज करें चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, तो अगर किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में गिरता है तो वो आपके पास लाइमन सीरीज होगी। ये बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड टी5, तो यूं सीरीज थी जो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और पांचवें में आ रही। खैर, तो इसने जो कॉन्सेप्ट दिया श्रोडिंगर ने, वो था इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हवाले से। श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करते हैं। श्रोडिंगर ने कहा, हम मान लेते हैं कि आपके पास एक बाउंड्री है, जिसको हमारी किताबों में कहा गया है नो शार्प बाउंड्री। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है सेंटर में, यहाँ पे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके इर्द गिर्द मूव कैसे कर रहे हैं? वेव की तरह। मैं यहाँ उसकी एक वेव बनाने की कोशिश करूंगा। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कुछ इस फॉर्म में मौजूद है। जरा मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि वो हमें जरा समझ में आगे। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मूव कर सकता है। ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मूव कर सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में इसके अंदर मूव कर सकता है, जैसे कि मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है। आपको कभी भी कोई शार्प बाउंड्री नजर नहीं आएगी, आपको क्लाउडी क्लाउडी सी कोई चीज नजर आएगी। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जी, यहाँ से बात मैं कंटिन्यू तब आगे करूंगा जब आप में से ज्यादा लोग कहेंगे, यानी सबको समझ आ गई इस पॉइंट की, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है। यस सर, आ गई है समझ। यस सर। अब उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक वेव की तरह हो। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरह होगी? वेव की तरह। तो जब श्रोडिंगर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वेव की तरह होगी, तो हम श्रोडिंगर की बात मानते हुए यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जरा देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें भाई साहब ने क्या बताया, देख लेते हैं। पहली चीज, आपके पास जो वेव इक्वेशन है,
क्लासिकल वेव इक्वेशन वो ये है। क्लासिकल वेव इक्वेशन है जी, I is equals to a sin of 2 pi x divided by lambda। ये है आपके पास क्लासिकल वेव इक्वेशन। अब आप मुझे बताएं, यहां पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल होते हैं। शाबाश, ऑपरेटर्स क्यों इस्तेमाल हो रहे थे? सर जब हमने वेव को जब हमने मैक्रो बॉडीज इक्वेशन को माइक्रो माइक्रो बॉडीज में लेके जाना है, तो ये तो मैक्रो बॉडी माइक्रो की इक्वेशन है ना। तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर? शाबाश, क्या करेंगे? ऑपरेटर अप्लाई ऑपरेटर करेंगे। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। गुड। तो इस पे हम जो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, उस ऑपरेटर का यहाँ पर अभी हम तारुफ करवाते हैं और उस ऑपरेटर को लेकर चलते हैं। तो हम इसके ऊपर कोई ऑपरेटर लगाएंगे। तो ये ऑपरेटर क्या है? मैंने एक्स एक्सिस का एक ऑपरेटर अप्लाई किया, मैंने लेट कर लिया। लेट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक्स एक्सिस। कहाँ मूव कर रहा है जी? एक्स एक्सिस। जब वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो अब मैं उसके ऊपर जो ऑपरेटर लगाऊंगा वो है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर। मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब जो मैथ पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन 1 और डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऐसी दो इक्वेशंस आती हैं जो आप किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर में हम क्या करेंगे? हम इस साई के ऊपर ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे। जरा तवज्जो से देखें, हम इसके ऊपर ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे। ये साई वही है जो ऊपर यहाँ है, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स। अब इस ऑपरेटर को लगाने के लिए हमने क्या करना है? हम इसको इकट्ठा नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। जब डी ओवर डी एक्स एंड डी इंटू डी एक्स जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो ये डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अप्लाई करेगी हमारी इक्वेशन क्या है? अगर आप तवज्जो देंगे तो हमारी इक्वेशन के सामने गिवन है, हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले हमने अप्लाई किया डी ओवर डी एक्स इंटू, दूसरा हमारा है डी ओवर डी एक्स, और इक्वेशन हमारे सामने जो इक्वेशन है दैट इज ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अब क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल काम है, तो इसमें मैं आपको एक राय ये दूंगा कि आप इस इक्वेशन को जरा तवज्जो से देखें। ये कांस्टेंट है, कोई भी ऑपरेटर किसी कांस्टेंट वैल्यू पे अप्लाई नहीं होता, हमेशा वेरिएबल्स पे अप्लाई होता है जो चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए चेंज किसकी वैल्यू हो रही है? एक्स की वैल्यू। एक्स क्या है आपके पास? इसकी मूवमेंट, ये एक्स एक्सिस, यानी इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में चल रहा है। तो मैंने कहा इसकी एक्स एक्सिस की मूवमेंट देखते हैं कि वेव की तरह हो रही है कि नहीं हो रही। तो जब मैंने देखनी है तो मैंने असल में इस एक्सिस के ऊपर इसको अप्लाई कर, ये बात समझ आई आपको? लेकिन यस सर, यहाँ आ पर गई है। साइन थीटा आ रहा है। अगर आपको एक्सिस का थोड़ा सा इल्म हो ना, तो आप जानते हैं कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक सिस्टम है, या सॉरी आपके पास एक्स वाई और जेड एक्सिस है, उसमें साइन थीटा भी आता है, उनमें एंगल्स आते हैं। किस एंगल पर अप्लाई कर रहे हैं ये देखिएगा जरा। किस एंगल में ये इलेक्ट्रॉन यूं मूव कर रहा है? जब तक फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगी इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, लेकिन जब पर फोर्स परपेंडिकुलर हो जाती है तो वो जीरो हो जाती है। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ी डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि जैसे ही आप लोग 90 डिग्री पे जाते हैं
आपकी फोर्स जो है वो तकरीबन खत्म हो जाती है, सॉरी आपकी फोर्स खत्म हो जाती है, यहाँ आपके पास कॉस थीटा है। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी पढ़ाई हो, आपको याद होगा एफ डी कॉस थीटा लिखते हैं। जैसे ही थीटा 90 होता है, कॉस 90 जीरो हो जाता है। इसका मतलब अगर आपने फोर्स लगानी है तो आप एक डायरेक्शन में लगाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी तो मिल रही है ना, वो एक्स एक्सिस की एनर्जी मिलेगी और उसके ऊपर एंगल अप्लाई किया जा रहा है कि किस एंगल तक वो एनर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस मर्जी जगह पे उसको अप्लाई कर दो। मैं इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना चाहता हूँ एक्स एक्सिस में और फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो क्या ये एक्स एक्सिस में मूव करेगा? डेफिनेटली नॉट। नो सर। ये चीज इसके अंदर एक्चुअली आ रही है। लेकिन यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन इट। अगर आपको समझ नहीं आती है जस्ट छोड़ दें, आप क्वेश्चन की तरफ आए, क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, खास तौर पे क्योंकि सिर्फ मकसद एक पेपर नहीं होना चाहिए, मकसद कुछ और भी होना चाहिए। हमारी लर्निंग होनी चाहिए ना उस प्रोसेस में, ताकि हम जब उसको डिफाइन करें तो हमें डिफाइन करना है कि हमने पढ़ा क्या है। खैर, कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होगा इस पूरे फंक्शन के ऊपर। ये अप्लाई कैसे होगा ये देखिए। ये वाला डी ओवर डी एक्स वैसे ही रहेगा, डी ओवर डी एक्स वैसे ही रहेगा। इस पूरे फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो मेरे पास ए बाहर आ जाएगा। ये पूरे का पूरा फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। और फिर ये अप्लाई होगा इसके ऊपर, जो इसका साइन का थीटा है, एंगल है, डी ओवर डी एक्स 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ये रूल याद रखें, अगर आपके पास कांस्टेंट आ गया उसको तो मैंने निकाल दिया बाहर। कांस्टेंट आ गया बाहर, अब आ गया मेरे पास जो भी फंक्शन है उसको वैसे ही लिख दें। और उसके बाद क्या करेंगे, आप उस फंक्शन का जो एंगल है आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करते हैं, डी डिवाइडेड बाय डी एक्स, ये वैसे ही चलता आ रहा है साथ। और दूसरा मेरे पास क्या है जी, ए साइन ऑफ 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, एक ये आ गया। अब जब ये ऑपरेटर अप्लाई होगा तो टू भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और वेवलेंथ लैम्डा भी कांस्टेंट है। एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, डायरेक्शन उसके लिए मूवमेंट हो रही है, तो मैं लिखूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। और ये जो ऑपरेटर है डी ओवर डी एक्स, ये अप्लाई किसके ऊपर होगा, ये सिर्फ उस एक्स के ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स। अच्छा, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, इसका आंसर 1 होता है। याद रखें, यहाँ पे एक रूल लिख लें कि जब भी आप डी बाय डी एक्स करेंगे इंटू एक्स, तो इसका आंसर 1 होगा। अच्छा जी, अब ये अप्लाई हो गया। अब तवज्जो से देखिएगा दोबारा, मेरे पास ये ऑपरेटर बच गया। अब पहले मैंने ब्लैक वाला अप्लाई किया था इसमें, मैं यहाँ पे 2 बना देता हूँ ना इसके पार्ट्स, ताकि आपको याद रहे कि हमने इसको 2 बार अप्लाई करना है। ओके, अब देखो ये आ गया डी ओवर डी एक्स। ए क्या था, कांस्टेंट था। जल्दी से बताएं, ए क्या है जी, कांस्टेंट। टू भी कांस्टेंट है कांस्टेंट सर। है, पाई भी कांस्टेंट है और लैम्डा भी कांस्टेंट है। ये पूरे का पूरा फैक्टर तो हो गया ना 1, इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये 2 पाई और लैम्डा कांस्टेंट था। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट वन। जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं थोड़ी सी वो मिस्टेक कर गया हूँ। जब ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी। यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, सॉरी कॉस आएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। तो यहाँ पर भी कॉस थीटा लगा देता हूँ, सिर्फ करेक्शन के लिए याद रखिएगा। ये रूल्स हैं कि आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता है इनकी भी डेरिवेशन होती है। अच्छा, ए भी बाहर आ जाएगा, 2 पाई ओवर लैम्डा भी बाहर आ जाएगा। मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, क्यों, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। ए और 2 पाई ओवर लैम्डा, ये मैंने कर दिया बाहर।
अब रिमेनिंग मेरे पास क्या बच गया, रिमेनिंग मेरे पास बच गया d/dx, और अंदर वाली वैल्यू क्या आएगी, a cos ऑफ 2πx डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब इसके ऊपर दोबारा से ऑपरेटर अप्लाई करें। जब हम इसके ऊपर दोबारा से ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे आएगी, उसी तरह से a 2π/λ, इसके बाद फिर ये जो हमारा a क्या था, कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, ये हम बाहर निकाल चुके हैं। सॉरी, बस वो जो चीज़ें मतलब हो रही है ना, छोटी छोटी मैथ की मिस्टेक हो जाती हैं, तो वो मैं साथ साथ करेक्ट करता जाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। खैर ये आ गया, इसको अप्लाई करें। अच्छा, जब कभी आप डेरिवेटिव लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव कन्वर्ट होता है कॉस में, साइन कन्वर्ट हुआ था कॉस में, और याद रखिएगा जब कोस के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होता है ना, ये वाला, तो ये कन्वर्ट हो जाता है माइनस साइन। साइन कन्वर्ट होता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट होता है माइनस साइन में। 2πx डिवाइडेड बाय लैम्डा, और उसके बाद जैसे हमने पहले किया था, इसके पूरे एंगल का डेरिवेटिव होगा, यानी d/dx, और इसका जो ये थीटा एंगल 2πx/λ, इस पूरे के ऊपर भी हम इसको अप्लाई करेंगे। मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करता हूँ, 2πx/λ, ये हमारे पास आ गया। उसी तरह से दोबारा से ये 2π और लैम्डा बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, तवज्जो दीजिएगा, a वैसे ही आ जाएगा, 2π/λ पहले से बाहर है हमारे पास, इसके साथ आ जाएगा माइनस साइन 2πx/λ, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये दोबारा से हमारे पास एक वैल्यू आएगी जो आ जाएगी 2π/λ, और ये d/dx जो है ये अप्लाई हो जाएगा x पे, जैसे पहले मैंने बताया था ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यस सर। अच्छा, सर ये रिपीट करते हैं। देखिए हमने इस पे अप्लाई किया था, कॉस पे जब अप्लाई किया तो वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो गया। ये पूरे का पूरा एंगल हमने वैसे ही इसके साथ लिख दिया, और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव। इसका रूल ये है कि अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ ना, सपोज मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ साइन थीटा को, तो इसका फार्मूला होता है कि साइन थीटा को आप लिख देंगे कॉस थीटा, और फिर जो इसका एंगल है ना d/d थीटा, और फिर आप इस थीटा का डेरिवेटिव लें, यानी पहले आपने पूरे का डेरिवेटिव लिया, इस पूरे का, और फिर जो इसका एंगल है उसका डेरिवेटिव होगा। और अगर मैं d/d थीटा कर रहा हूँ कॉस को, तो ये पहले ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये रूल्स है मैथ के, d/d थीटा इंटू थीटा। तो ये 2-3 रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ये याद रखते हैं आप लोग ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये आपको मैं भेज दूंगा, क्योंकि हमारा जब ये सॉल्व किया हुआ है ना, तो उन्होंने साथ साथ ये रूल्स नहीं बताए हुए। ये वैसे मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट एक कोर्स है पूरा, जो आपको चाहिए कि आप अगर उसको एक बार समझ लेंगे ना, तो ये छोटे छोटे डेरिवेटिव होते हैं, टाइम कम है, लेकिन जो 23 वाला बैच है ना, उनके लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको मैथ का छोटा सा कोर्स जो है ना वो जरूर पढ़ाना चाहिए। अच्छा जी, चलें ये देखिएगा। अब मुझे बताएं, ये 2π/λ और ये 2π/λ, ये क्या बन जाएगा, 4π² डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस का साइन है, ये मैं बाहर ले आता हूँ, और इसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, इसके बाद हमारे पास ये बच जाएगा, ये देखें जरा, मैं उसी पॉइंट की तरफ वापस जा रहा हूँ,
ये चीज, जब मैंने माइनस को भी बाहर निकाल लिया यहाँ से और इन सारों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास एंड पे क्या बच गया, ए साइन ऑफ 2 पाई x/λ। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को देखो, ए साइन 2 पाई x/λ जो है वो किसके बराबर था, ए साइन ऑफ 2 पाई x/λ पाई के बराबर है, क्लासिकल वेव इक्वेशन के साइन बराबर। तो अब हम करने क्या लगे हैं, ये बात यस सर सही बड़ी आ जाएगा इसमें। इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात है। आपने ऑपरेटर अप्लाई किया, कौन सा, आपने ऑपरेटर अप्लाई किया डी स्क्र साई, डी स्क्र ओवर डी एक्स स्क्र हमने किस पे अप्लाई किया था, ये हमने अप्लाई किया था इसके ऊपर, साई के ऊपर। और जब हमने इसको साई के ऊपर अप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास वैल्यू आई -4 पाई स्क्र ओवर लैम्डा स्क्र, और उसके साथ जो वैल्यू आई हमारे पास, दैट वाज इक्वल टू साई। ऐसे ही है, जी सर। इसका Yes. मतलब आपने जब किसी चीज पे ऑपरेटर अप्लाई किया, तो ये फंक्शन है। अब इस बात को समझ लें, मैं इस इक्वेशन को यहां लिखता हूं आपको समझाने के एतबार से। हम यहां पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स, हमारे पास इक्वेशन थी डी स्क्र ओवर डी एक्स स्क्र इंटू साई, दैट इज इक्वल टू -4 पाई स्क्र ओवर लैम्डा स्क्र इंटू साई। ये इक्वेशन आई हमारे पास। ये जो फंक्शन था जिसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हुआ है, इसको नाम दिया जाता है केमिस्ट्री में आइजन फंक्शन। बात समझ आई, इसे क्या कहते हैं, आइजन आइजन फंक्शन। फंक्शन। और ये जो कांस्टेंट आ रहा है, जो उस फंक्शन के साथ अप्लाई हो रहा है, इसे कहते हैं आइजन वैल्यू। आई एम 100% श्योर कि कई बच्चों को पहली बार समझ आया होगा कि आइजन वैल्यू क्या चीज है और आइजन फंक्शन क्या चीज है। मैं इसके पीछे बड़ा दलील हुआ था किसी दौर में, क्योंकि समझ नहीं थी आती ये चीजें हैं क्या। मतलब अगर किसी ने बहुत अच्छी फिजिकल पढ़ी है तो उसको समझ आएगी, ये है वो आइजन वैल्यू। अच्छा, कोई बंदा इसकी सिग्निफिकेंस बता सकता है, आइजन वैल्यू क्यों इस्तेमाल होती है? ये लैम्डा के अकॉर्डिंग, लैम्डा की वजह नहीं से। नहीं 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 नहीं, टू टेक बॉडी फ्रॉम क्लासिकल टू क्वांटम मैकेनिक्स। अगर ये वैल्यू नहीं होगी तो आप उसको कभी भी क्वांटम में ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। ले जी, अगर ये बात हमें समझ आ जाती है तो अगली डेरिवेशन सिर्फ 5 मिनट का काम है, होपफुली हम उसको 5 मिनट में वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई, अब इसको हम ले जाते हैं स्टार्ट, ताकि हम यहाँ से अपने काम को स्टार्ट कर। हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी डी स्क्र साई
over dx square is equal to minus 4 pi square over lambda square psi। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये इधर माइनस हो रही है इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगी। डी स्क्र साई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस 4 पाई स्क्र ओवर लेमडा स्क्र इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। लेमडा की वैल्यू किसके बराबर होती है? अगर आप लोग इक्वेशन देखेंगे तो लेमडा बराबर होता है h डिवाइडेड बाय एम वी। तो लेमडा स्क्वायर किसके बराबर होगा? h स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। तो ये लेमडा स्क्वायर की वैल्यू जो है ये मैं यहाँ पुट करता हूँ। जब यहाँ पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन किस तरह की बनेगी, वन बाय वन देखते जाते हैं। डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। और ये देखें एच स्क्वायर के नीचे आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो जो चीज डिवाइड में डिवाइड होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक हो गया। और यहां से आपने एक और इक्वेशन याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ 1/v square। एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? मैं इसको आराम से ई के लिख लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए। तो हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2e के डिवाइडेड बाय एम। अब इस वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। आप देखें आपकी इक्वेशन कैसी बनती जाएगी। आपकी इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी इसके बाद, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर। और वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2e के डिवाइडेड बाय एम। ये m इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू इसके बाद क्या आएगी? डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम। ये 2 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 8 बन जाएंगे। पाई स्क्वायर एम ई के डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास इनके साथ साथ एक ऑप्शन चलता आ रहा था ये साई का, जो हम लगाना भूल गए। तो यहाँ पर भी हम साई लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम ये साई ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी हम ये साई ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल स्टेप्स है। तो इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई के इंटू साई। और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। इस इक्वेशन पे लगा लिया हमने एक डब्बा। अब काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। प्लस टेंशन। ई के प्लस ई पी पोटेंशियल ऑफ काइनेटिक। तो ई के किसके बराबर आ जाएगी? टोटल एनर्जी। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ई टोटल माइनस ई लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि वो ना लिटरेचर में उसकी वैल्यूज एक तरह से लिखी हुई है तो बाद में कोई बच्चा पढ़े तो कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गई वैल्यू।
पुट करें इसको। जब आप इस वैल्यू को इस जगह पर पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन किस तरह की बन जाएगी ये भी देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की बनेगी, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस पी साई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब मुझे ये बताएं, ये इस डायरेक्शन के लिए इक्वेशन सर y एक्सिस पे भी होगी और इसी तरह से z एक्सिस वाली। ये जो इक्वेशन X है जो हमने axis भी ड्राइव की है, ये कौन सी X इक्वेशन axis के लिए है, कौन सी डायरेक्शन Sir, के लिए, सॉरी एक्स एक्सिस के X लिए। axis फॉर एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको बात करूं तो ये है आपका 1D, ये 1 डायमेंशनल इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज नोन एज 1D इक्वेशन। और अगर मुझे जाना हो 3D में, तवज्जो जरा दीजिएगा, अगर मुझे इसको लेके जाना है 3D में, तो ये 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वो ना सोचिएगा आपके वो वाला डी है, वो जो डी ऑर्बिटल होता है। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके, फॉर 3D हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर विद डी वन प्लस डी स्क्वायर ओवर डी जी स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू इक्वल साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये ऑपरेटर अगर किसी को याद हो, यहां मैंने बताया था सबसे पहले कौन सा आ गया, लैप्लासियन ऑपरेटर आ गया। Laplacian शाबाश, Laplacian तो ये हमारा आ गया लैप्लासियन ऑपरेटर। मैं इस पूरे को लैप्लासियन ऑपरेटर से रिप्लेस कर देता हूँ। देखिए, तो इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये लैप्लासियन ऑपरेटर है। साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई, अच्छा ई से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मैंने इसी वैल्यू को p से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। 8 पाई स्क्वायर एम, ये आ जाएगा ई साइन, और ये यहाँ पे आएगा माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर पी साइन। ओ सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक कर, आई एम सो सॉरी, जस्ट फॉर मैं स्टेप को रिपीट करता हूँ। असल में ये ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन वो जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा हुआ ना, उनके लिए इक्वेशन और तरह की बन जाएगी, फिर वो आपकी बुक की तरह की इक्वेशन ड्राइव नहीं होगी। वो तो इससे भी ठीक ही जाएगी क्योंकि हम मैथ को फॉलो करते हुए चल रहे थे। या गर्ल्स के साई इज इक्वल टू, मुझे ये बताएं, ये वैल्यू पूरी की पूरी इस तरफ प्लस हो रही है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाए माइनस हो जाएगी। yes sir ये यूं आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, multiply ये डेल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये इसके साथ आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर ओवर ये 8 पाई स्क्वायर एम जो है, ये यहाँ पर आके
डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये जो नेगेटिव साइन है मैं इक्वेशन की इस तरफ ले आता हूँ, तो मैं इस इक्वेशन को जब रीअरेंज करूंगा, सिंपल मैथ्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। ये पूरी इक्वेशन में यहाँ ले आऊंगा, साई इज इक्वल टू ई साई माइनस पी साई। इक्वेशन ओपन कर दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ के बाद वाला स्टेप देखें, ये पी साई इस तरफ माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस पी साई इज इक्वल टू, ठीक हो गया। ये मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। बात समझ आ रही है ना आपको? अच्छा, जी सर। तो लास्ट पॉइंट क्या है, यहां से साई कॉमन निकल सकता है, तो मैं लिख लेता हूं माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस पी साई इज इक्वल टू ई। और जब आप थोड़ा सा डिटेल मैथमेटिक्स में अगर ना भी जाएं, यहां देखें एच स्क्वायर ये किसके बराबर था, माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर इंटू पी, किस ऑपरेटर के बराबर था, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो मैं इस पूरे को यूं लिख लेता हूं, एच और इसके साथ क्या आ गया, साई इज इक्वल्स टू ई साई। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, आप किसी भी वेव फंक्शन पर अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करें और किसी भी फंक्शन पे किसी भी फंक्शन की एनर्जी निकालनी है, तो आप उस पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करें। आप इधर बता सकते हैं आइजन वैल्यू कौन सी है, शाबाश बताएं। ये आइजन वैल्यू है एनर्जी, यानी आप वेव फंक्शन के ऊपर अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आप एनर्जी निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा मैं एक्सप्लेन और कर दूं। ये देखें, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, इसमें याद रखें साई को अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं ना, साई एच साई इज इक्वल टू ई साई स्क्वायर, तो इस तरह से भी मैं फाइंड कर सकता हूं। इसकी सिग्निफिकेंस अब बस ध्यान में रखिएगा कि ये इस तरह से हो सकती है। तो ये आपकी पूरी की पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अभी आपको मैं ये भेज देता हूँ आपके ग्रुप में भी, ताकि आपके पास एज अ रिकॉर्ड